अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ आपकी राइटर ईमान फातिमा। मैं आई हूँ न्यू नावल बेब इश्क के साथ। सौगाज ये नावल फोर्स्ड मैरिज बेस्ड है, जिसमें कहानी एक ऐसे कपल की जो एक दूसरे से बज़ाहिर नफरत करते रहे मगर दिल में बहुत प्यार छुपाए बैठे थे। ये कहानी एक ऐसे लड़के की के जो ज़मीर की मलामत के बावजूद अपनी हिट धर्मी पे ओर जाता था। खैर, अब मेरा पहला ऐसा नावल मुलाहजा फरमाएं जो कि इंतहाई बदतमीज विलन को हीरो बनाकर पेश करने पे है। खैर, जो लोग भी पढ़ते पर लाइक कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट से हौसला अफजाई किया करें, और उसके अलावा जिसने मेरे नावल्स नहीं पढ़े तो वो चैनल पे जाए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे मौजूद लिंक्स पे क्लिक करके पढ़ें। अब बना इंतज़ार कि आप लोगों की मुलाकात अपने नए किरदारों से करवाती हूँ। बेब इश्क, किस्त नंबर 2। ईमान फातिमा। शाह वली अल्लाह के दो बेटे थे, रेहान शाह, वलीद शाह। दोनों की शादी दो बहनों से एक ही दिन हुई, मगर रेहान शाह की बीवी सुगरा बहुत सुलझी और नरम तबीयत की थी, मगर वलीद शाह की बीवी सदफ काफ़ी उखड़ मिजाज और मगरूर थी। सदफ को पहले ही साल अल्लाह ने रूअब शाह से नवाजे, और दूसरी तरफ सुगरा की गोद 3 साल खाली रही, और 3 साल के बाद उनको जब ये खुशखबरी मिली तो पूरे घर ने उन्हें सर आंखों पे बैठा, जो कि सदफ को बहुत खटका और काफ़ी वाविला करके इसने पूरे ख़ानदान का माहौल ख़राब किया। मगर सब लोग उसकी बातों को ज़्यादा देर सर पे सवार नहीं कर पाए। फिर सुगरा के यहाँ जैद पैदा हुआ तो बीजान ने जगह जगह देगे बांटी, जो कि रूअब की बार भी बांटी गई, मगर इस कदर दूर दूर तक नहीं थी। इस बात पे वाविला शुरू हुआ और फिर इख्तिताम तलाक पे हुआ। सदफ ने अपने किसी क्लास फेलो से शादी कर ले, मगर वलीद शाह ये गम पाल कर जैसे दुनिया से लाताल्लुक हो गए, यहाँ तक कि दुनिया से चले गए। इस सिचुएशन से नन्ना रूअब टूट फूट सा गया, और सुगरा शाह अगर उसे अपनी आगोश में ना समेटती तो ना जाने वो नन्ही जान खुद को किया कर बैठता। फिर वो 8 साल का था जब सुगरा के यहाँ रोहान हुआ, और उसकी जान इसमें बसती थी। इसके लाड उठाता ना थकता था। वक्त ने से जहाँ बड़ा किया वहीं लोगों की नज़र में वो जिद्दी, हिट धर्म और घुमंडी बन गया, मगर अपने घर वालों के लिए वो बहुत नर्म और मोहब्बत करने वाला रूअब शाह था। ख़ास तौर पे रोहान के मामले में वो बहुत नर्म था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना लाजिम समझता था। वो पुलिस स्टेशन से सीधा ऑफिस पहुंचा और दिल ही दिल में इस लड़की को सलवातें सुनाता वो अपने रेस्ट रूम में आया। अब भी इसे रेस्ट रूम में आए कुछ देर ही हुई थी कि हमेशा की तरह मीशा अंदर दाखिल हुई, और इसे पहली बार उसका यूं आना बहुत बुरा लगा। हाय बेबी, हाउ आर यू? वो इसके साथ लगकर बैठते हुए बोली। पर मीशा, इस वक्त में बहुत ख़राब मूड में हूँ, तो मैम नहीं चाहता कि मैं अपना गुस्सा तुम पर निकालूं, सो पर इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ। ओह वो कमान बेबी, मैं जानती हूँ कि तुम रोहान के केस की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस चीज़ को अपने सर पे सवार कर लो, और अब तो रोहान भी वापस आ चुका है, सो चल करते हैं। रात को शाह हाउस पार्टी है रोहान के लिए, तो पर मौज सीट करो। वो इसके रुखसार पे हाथ फेरते इसके करीब हो गए। रूअब ने इसके गिर्द हिसार बनाते हुए आंखें मूंदी तो छम से जाजिया का चेहरा सामने आया, और हड़बड़ा कर आंखें खोलकर उसे पीछे धकेलता अपनी टाई की नाट ढीली करने लगा। क्या हुआ SR? वो उठकर पास आते हुए बोली।
पर जिज़िज़ मीशा इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, वो बेबसी से माथा मसलते हुए बोला तो मीशा गुस्से से बाहर निकल गई। इसके जाने के बाद इसने सफीना नकवी से मिलने के लिए इसे कॉल की और वो इसे एक कैफ़े का एड्रेस देकर फ़ोन रख गई। कुछ देर के बाद वो सफीना नकवी के सामने बैठा था। मेरे लिए क्या ऑफर लाए हो दी ग्रेट बिजनेसमैन एसआर? सफीना नकवी ने तंजिया अंदाज में पूछा। तुम काफी ज़हीन हो, हमेशा पॉइंट की बात करती हो, बहुत पसंद है मुझे तुम्हारी ये बात, वो इसकी तरफ झुकते हुए बोला। काम की बात एसआर, तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा और तुम्हारा वक्त बड़ा कीमती है, सफीना नकवी ने कहा। तुम्हारी असिस्टेंट मिस जाजिया शुजात हुसैन, उसे नौकरी से निकाल दो, वो मोबाइल पे निगाहें जमा कर बोला। क्यों? मैं क्यों निकालूं उसे? वो मुझे बहुत अजीज है, निडर, बहादुर, ईमानदार, बाकिरदार लड़की है, इसकी वजह से मेरी एनजीओ का एक नाम है, मैं सफीना नकवी ने कहा। रईली, जैसे तुम और मेरी माँ बाकिरदार हो वैसे ही वो बाकिरदार होगी। तुमने भी अपना शौहर छोड़ा है, तुम्हारा एक नाजायज बच्चा भी है, वो इसकी तरफ झुकते हुए तंजिया लहजे में बोला। सफीना नकवी का रंग जर्द पड़ गया। तुम कैसे जानते हो? सफीना नकवी कांपते लहजे में बोली। मैं एसआर हूँ मिस सफीना, जिस बंदे से डील करता हूँ उसकी खूबियों के साथ साथ उसकी खामियों पे भी नजर होती है। खैर अब डील करें, वो मुस्करा कर बोला। आखिर इस बच्ची से क्यों दुश्मनी पाली तुमने? वो पहले ही परेशान है तो उसे क्यों मजीद परेशान करना चाहते हो? सफीना नकवी ने कहा। तुम खुद के और अपने बच्चे के मुतालिक सोचो सफीना नकवी, इंसान को खुद के लिए ही सोचना चाहिए, वो इत्मीनान से बोला। ठीक है, मैं इसे कल ही निकाल दूंगी, सफीना नकवी ने कहा। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने, सी यू अगेन, वो उठकर खड़े होते हुए बोला और फिर वहां से मुड़ता तेजी से बाहर निकलता चला गया। जाजिया एनजीओ पहुंची तो सफीना नकवी ने इसे फौरन अपने ऑफिस में तलब किया। जी मैम, अपने बुलवाया? वो सफीना नकवी के कमरे में दाखिल होते हुए बोली। जाजिया, ये तुम्हारी इस मंथ की तनख्वाह, सफीना नकवी ने उसकी तरफ पैसे बढ़ाते हुए कहा। मैम, अभी तो महीना खत्म होने में 2 दिन बाकी हैं, तो ये इतनी जल्दी क्यों? इसने चौंक कर पूछा। कल से तुम मेरी एनजीओ मत आना क्योंकि मैं नई असिस्टेंट रख चुकी हूँ। सफीना नकवी की बात पे वो शाकिद रह गए। मुझसे कुछ गलती हो गई मैम? इसने बेचैनी से पूछा। हाँ, और तुम्हारी गलती ये है कि तुम आजकल काम पे फोकस नहीं कर पा रही, सफीना नकवी ने सपाट लहजे में बोली। मैम, पर जिद आइंदा नहीं होगा। वो हाविया की तबीयत की वजह से मैं परेशान थी कि मेरा फोकस काम पे हो नहीं पाया। अब से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे ये नौकरी से मत निकाली, मैंने अभी आपका कर्ज वापस करना, वो इल्तिजाया अंदाज में बोली। सॉरी, मैं तुम्हें नहीं रख सकती। अब रहा कर्ज तो वो तुम्हें वापस करने की ज़रूरत नहीं। तुमने 2 साल से बहुत मेहनत की, इसका इनाम समझ लो। अब तुम जा सकती हो, सफीना नकवी ने संजीदगी से कहा। यकीन नहीं आ रहा कि आपने मेरी मजबूरी को नहीं समझा और आप इस कदर पत्थर दिल बन गई कि मुझे जब आपके साथ की ज़रूरत आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया। खैर, आप जैसे पैसे वालों के पास शायद दिल नहीं होता,
दूसरों की मजबूरियों का सिर्फ फायदा उठाते हैं। मेरी माने और ये एनजीओ जो बेकसों और मजबूरों के नाम पे बनाई इसे बंद कर दें। वो तल्ख लहजे में बोलती उठ खड़ी हुई। वो वहां से निकलकर अस्पताल आई और हाविया को देखकर उसके कब से अंदर ही अंदर गिरते आंसू बाहर निकल आए। वो कितनी देर हाविया के पास बैठी रोती रही, फिर जी हल्का हुआ तो वो मुंह हाथ धोकर घर के लिए निकल आई। अगले दिन सुबह उसने जॉब की तलाश के लिए कुछ वेबसाइट विजिट की तो उसे एक बुजुर्ग खातून की केयरटेकर की जॉब की पे काफी मुनासिब लगी और वो इधर इंटरव्यू के लिए चल दी। शाविला जाना है, इसने रिक्शा रोकते हुए इस आदमी को बताया और रिक्शे में बैठकर वो वहां पहुंची तो इस आलीशान महल को देखकर ठिठक गए। किस कदर बड़ा घर है, मगर पता नहीं यहाँ के मकीनों का दिल बड़ा है कि नहीं। वो अफसुर्दा अंदाज में सोचती कालबेल की तरफ बढ़ी ही थी कि दरवाजा खुला। जी फरमाइए मैडम, बावर्दी गार्ड ने पूछा। जी इंटरव्यू के लिए आई हूँ, वो आहिस्ता से बोली। जी अंदर आ जाएं, गार्ड ने रास्ता दिया और एक मुलाजमा खातून उसे एक बड़े से हालनुमा कमरे में ले आई जहां दो अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियां पहले से बैठी थी और उन लड़कियों ने इसे चुभती निगाहों से देखा, मगर वो सरासर इग्नोर करती एक सोफे पे बैठ गई। कुछ देर के बाद दो सोबर सी खातून अंदर दाखिल हुई और एक उनमें से बुजुर्ग थी। न जाने उन बुजुर्ग खातून में क्या कशिश थी कि वो बेइख्तियार उठकर खड़ी हुई और उन्हें थामकर सोफे पे बैठा। माशाअल्लाह, जीती रहू बच्ची, वो खातून इसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली। फिर बारी बारी पहली दो लड़कियों का इंटरव्यू लिया दूसरी खातून और फिर उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। मुझे आपके इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि मैं सोच चुकी कि कौन बीजी का ख्याल रख सकती। इस खातून की बात पे इसके चेहरे पे मायूसी छाने लगी। जी कोई बात नहीं, वो फीकी से मुस्कुराहट से बोलती अपना बैग कंधे पे पहनकर उठ खड़ी हुई। अरे किधर जा रही आप? इस खातून की बात पे वो उलझे हुए अंदाज में उन्हें देखने लगी। बेटा हमें अब इंटरव्यू के बना ही इस जॉब के लिए मुनासिब ही नहीं बेहतरीन लगी और ये जॉब अब की है, इसलिए अभी से आपकी ड्यूटी शुरू होती है। वो खातून अपने नर्मो मुलायम लहजे में बोली तो जाजिया का मुरझाया सा चेहरा खिल उठा। ये कैसे कर सकती आप? अरे हम इससे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और मैं तो कई किस्म के खाने बनाना जानती हूँ, एक लड़की गुस्से से बोली। और क्या, हम जैसी लड़कियां उनका जैसे ख्याल रख सकती ये बहन जी कैसे रखेगी? दूसरी ने इसे तिकराना निगाहों से देखते हुए कहा। बेटा जी ख्याल तालीम से नहीं तरबियत से रखा जाता है। इस बच्ची की क्वालिफिकेशन तुम्हारी जितने चाहे ना हो मगर उसके अखलाक बहुत बुलंद हैं। इसे मालूम के बड़ों से कैसे पेश आया जाता है। अब जैसी लड़कियां पढ़ लिख कर सिर्फ सजना सनना जानती, जाकर किसी ब्यूटी पार्लर में काम कीजिए या फिर किसी होटल में। सुगरा नामी खातून चबा चबा कर बोली। वो लड़कियां गुस्से से उठकर बाहर निकल गईं। आपके साथ एक मुलाजमा को भेजती हूँ और वो आपको बीजान की सब रूटीन और मेडिसिन का बता देगी। अब बीजान को लेकर रूम में चली जाएं। सुगरा शाह ने इसे रुखसार पे हाथ रखते निहायत नर्म लहजे में कहा और अपनी साड़ी का प्लो संभालती पलट गई। वो बीजान को लेकर कमरे में आ गई। इसने उनका हर काम बड़ी दिलजमी से किया और वो इसे हर काम पे दुआओं से नवाज रही थी। बीजान के दोपहर को सोने के बाद वो उनकी खिड़की खोलती बाहर गार्डन देखने लगी जहां पे रंग बिरंगे फूल खिले थे।
किस कदर अच्छे लोग हैं ये, इतने अमीर मगर गुरूर नाम तक का नहीं। वो बीजान और सुगरा के मुतालिक सोच रही थी, दरवाजे पे हल्की सी दस्तक पे वो चौंक कर मुड़ी। आपको छूटी बेगम साहिबा बुला रही हैं, मुलाजमा ने कहा तो वो इसके साथ चलती डाइनिंग हॉल में आई। बैठो बेटा, खाना खा लो, सुगरा शाह ने कहा। नहीं आंटी जी, मैं सुबह नाश्ता करके आई थी और अब रात को जाकर खाऊंगी, वो जल्दी से बोली। सुबह का नाश्ता किया है बेटा आपने, और ये दोपहर का खाना है, पिए और बिस्मिल्लाह करें। सुगरा शाह अपने मखसूस धीमे से अंदाज में कहा कि वो मजीद कुछ न बोलते चुपचाप बैठकर खाना प्लेट में डालने लगी। बेटा, 7 दिन के बाद मेरे बड़े बेटे की शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाने हैं और मैं इस सब में बहुत बिजी होंगी, तो आपको रात काफ़ी देर तक बीजान के पास रहना पड़ेगा। आपके घर वालों को इशू तो नहीं होगा? सुगरा शाह ने कहा। जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे इब्बी जान ही हैं, तो वो रात को मेरी बहन के पास अस्पताल होते हैं, तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, वो आहिस्ता से बोली। ओह अच्छा, तुम्हारी बहन अस्पताल क्यों है? एक्सीडेंट हुआ था, सर पे चोट आई थी, मगर ऑपरेट के बाद वो कोमा में चली गई, वो नम लहजे में बोली। ओह आई एम सो सॉरी, सुगरा शाह ने इसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहा। इट्स ओके, आई एम फाइन, वो फीकी से मुस्कुराहट से बोलती अपना खाना खत्म करने लगी। फिर मगरिब के बाद वो यहाँ से सीधी अस्पताल पहुंची और मुख्तसर शुजात हुसैन को सब बताया। बच्चे, तुम दिन रात कैसे ये सब करोगी? शुजात हुसैन ने कहा। कुछ नहीं होगा इब्बी जान, और पे कितनी अच्छी है ना इब्बी जान, हाविया का इलाज भी होता रहेगा, वो उनके कंधे पे सर रखकर बोली। बाप का फर्ज होता बेटियों की जिम्मेदारियां पूरी करना, मगर मैं वो बदनसीब हूँ जो अपनी बेटी पे बोझ बना हूँ, शुजात हुसैन ने नम लहजे में कहा। ऐसी बातें मत किया करें आप, वरना मैं बात नहीं करूंगी, वो रूठे रूठे से अंदाज में बोलती उनके सीने से लग गई। हमेशा खुश रहे, शुजात हुसैन ने उसके सर पे बोसा देते हुए कहा। चली, मैं हाविया के पास हूँ, अब घर जाकर आराम करें, वो बोले। नहीं बेटा, तुम जाकर आराम करो, मैंने तो यहाँ सुबह से आराम ही किया है, शुजात हुसैन ने कहा। इब्बी जान, अस्पताल में कहाँ आराम होता है, बस अब जाकर आराम करे, फिर रात को मैं घर चली जाऊंगी, वो बोली, और फिर जिद करके शुजात हुसैन को घर भेजा और खुद इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ गए। वो घर आया तो हमेशा की तरह सुगरा शाह उसके इंतजार में बैठी थी। वो सलाम करता उनके पास बैठ गया। बीजान की केयर के लिए लड़की मिल गई है, बहुत प्यारी और सुलझी हुई बच्ची है, सुगरा शाह ने कहा। हो वो है, ठीक हो गया, वो माथा मसलते हुए बोला। बेटा, वो बच्ची कैसी है? सुगरा शाह ने पूछा। कौन सी बच्ची? इसने चौंक कर पूछा। वही जिसका एक्सीडेंट हुआ था, सुगरा शाह ने कहा, तो वो चौंक कर सीधा हुआ। ठीक है, वो बड़ी माँ, उसने झूठ बोला, वरना वो तो कल से अब तक इस वाकया को भूल ही चुका था। मुझे लगता है कि हमें उनके घर जाना चाहिए उनका शुक्रिया अदा करने। आप ऐसा कीजिए, ड्राइवर को एड्रेस दे दीजिएगा, मैं कल ही जाऊंगी, सुगरा शाह ने कहा, तो इसने बेचैनी से पहलू बदला। इसकी ज़रूरत नहीं है बड़ी माँ, मैंने उनकी काफ़ी मदद की है, वो उठकर खड़े होते हुए बोला
और फिर उन्हें गुड नाइट बोलता कमरे में आ गया। रूम में आते ही इसने सबसे पहले जाजिया का नंबर मिलाया। हेलो। दूसरी तरफ से जाजिया की नींद में डूबी आवाज सुनाई दी। कैसी हैं आप मिसेस रुअब शाह? वो मुस्कुराते हुए बोला। क्यों फोन किया है? दूसरी तरफ से वो अपने मखसूस अंदाज में बोलती इसके तन बदन में आग लग गई। तमीज से बात किया करो मुझसे, वो धड़ा। जिस तरह का अगला बंदा होता मैं इसी के मुताबिक बात करती। तुम जैसा घटिया आदमी ऐसा ही लहजा डिजर्व करता है। दूसरी तरफ से वो दोबारा इसी दिल जलाने वाले अंदाज में बोली। तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आई जाबलेस हैकर भी, वो सर्द लहजे में बोला। ओ वो कहीं मेरे जाबलेस होने के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? वैसे मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि इतना घटिया काम तुम ही कर सकते हो। खैर तुम्हारे लिए बुरी खबर ये है कि मुझे इससे ज़्यादा अच्छी जॉब मिल चुकी है। दूसरी तरफ से वो इत्मीनान से बोलती इसका छीनो सुकून छीन गए। फिक्र मत करो, इस जॉब से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, वो तिलमिलाकर बोला। कोशिश करके देख लेना, मगर ये लोग तुम्हारी टुकर के हैं मिस्टर शाह। ये लोग तुम्हारी बातों में आए भी तो मैं तुम्हारे घटियापन को उनके सामने लाऊंगी। मुझे तुम ब्लैकमेल करने का सोचना भी मत, क्योंकि मैं वो एक कमज़ोर लम्हा था जब तुमसे हार गई, मगर अब मेरे हवास कायम हैं। मैं तुम्हारी हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दूंगी। तुम जैसा नीच आदमी पहली बार किसी हमपल्ला से टकराएगा। दूसरी तरफ से वो बोलती चली गई। तुम रुअब शाह को धमका रही हो, ये बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। मैं जानता हूँ कि तुम जैसी 2 टके की लड़कियों को कैसे काबू करना है। तुम रुअब शाह से कभी जीत नहीं सकती। रुअब शाह से आज तक कभी कोई जीत सकता ही नहीं है, वो गुस्से से बोला। ये तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई जीत नहीं सकता है? अल्लाह पाक ने शेर के लिए सवा शेर बनाया ही होता है। अब से तुम हारने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो रुअब शाह, और अब मुझे सोने दो, मैंने सुबह जल्दी जॉब पे जाना है। दूसरी तरफ से वो बोली और साथ ही इसकी सुने बगैर कॉल काट गए। जारी है।